कि हम जो है आपको भेज देंगे, ठीक है ना। अगस्त तक हम लोग का हो गया है, ठीक। अब इस मैगजीन से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैगजीन है, ठीक है ना, दो मैगजीन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक घटना चक्र और एक हमारा घटना सार, ठीक है ना, आता रहता है प्रॉपर। जो पेपर सेटर्स भी रहते हैं, जो बहुत चर्चित मैगजीन्स रहती हैं, उनको लेते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, रिव्यू कर देते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को कराया वो अरिहंत पब्लिकेशन का मैंने कराया, ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन का कराया। तो उसमें क्या था कि उसमें आपको अगस्त तक मैंने करा दिया है, केवल जुलाई बाकी आपका है, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर वे में। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसका राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। एक्चुअल में ये जो है ये आपका 6 महीने का है, ठीक है ना, क्लियर। और 6 महीने में मेरे ख्याल से जो करंट अफेयर्स बनते हैं मोस्टली आपके 6 महीने तो तैयार होने ही चाहिए, ठीक है ना। कुछ ही न्यूज़ हैं जो साल भर वाली जाती हैं, जैसे योजना हो गया, परियोजना हो गया, ये सबसे रिलेटेड, या मान लीजिए कोई बुक हो गई, ठीक है ना, या कोई अवार्ड हो गया, ठीक है ना, ये तो कॉमन न्यूज़ होती हैं, तो ये साल भर चल जाती हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन कुछ न्यूज़ हैं जो 6 महीने तक चलेंगी, ठीक है ना। आपके एग्जामिनेशंस भी जो लगे होंगे आसपास, ठीक है ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानिए। जैसे दिया हुआ है, अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध, ठीक है ना, क्लियर। अभी आप देखे थे कि काफी विवाद हुआ था अरावली मैटर पे, ठीक है ना। उन्होंने ये कह लिया था कि 100 मीटर से तक ही हमारा क्या है, मतलब उसके नीचे जो भी है वो पहाड़ नहीं है, अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो वही चीज है, अरावली पहाड़ियों को लेकर उठे विवाद मेरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दी, रोक लगा दी थी, ठीक है ना। इसमें जो न्यायाधीश थे उन लोगों के कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं कि इसकी सुनवाई में कौन कौन थे। हालांकि एसएससी सरीखे एग्जामिनेशंस में नहीं, लेकिन हाँ मतलब यूपीपीएससी लेवल के एग्जामिनेशंस में पूछ देते हैं ये सब। इतिहास जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और अगस्तीन जाज मसीह, ठीक है ना, क्लियर। इन तीनों लोगों की कमेटी थी और इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, मतलब उसको रोक दिया। आगे आइए, इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक, ये था पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली, क्या है इसे ऑफ कीजिएगा, एक आदमी यहाँ बैठ गया है कोई, इसे रोकिए, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है क्या कि दिल्ली से गुजरात तक अरावली कितने राज्यों में फैली हुई है, 4 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है ना। एक हमारा कौन, गुजरात, एक हमारा राजस्थान, एक हमारा हरियाणा और एक हमारा दिल्ली। और मोस्ट ऑफ द एरिया अगर कवर किया जा रहा है तो किसमें है, राजस्थान। और वहीं हमारा सबसे उच्च शिखर कौन, गुरु शिखर, उसी पे माउंट आबू भी स्थित है, ठीक है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर उस पे है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके लिए फेमस है, आदिनाथ यानी ऋषभदेव, उनके पहले तीर्थंकर का मंदिर है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आइए कि इसमें दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पर्वत में नए खनन पट्टों यानी माइनिंग लीज पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा इतने को कर दी गई। तो मतलब उसमें माइनिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे थे, इस वजह से कुछ डिफाइन कर दिया गया था और वो पूर्णतः उसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है ना, क्लियर। बाकी इनमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप खोजिएगा कि क्या पॉइंट्स हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन न्यूज क्या थी, अरावली से रिलेटेड थी। अब ये आप जान रहे हैं कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के, ठीक है ना, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली। रायसीना हिल्स क्या मतलब, आप समझ लीजिए कि दिल्ली में मजनू टीला है, ठीक है ना, दिल्ली में क्या है, मजनू। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है गुजरात में पालनपुर से दिल्ली के रायसीना हिल्स, ठीक है ना। बुक्स में आपको मजनू टीला मिलता है, मजनू टीला तक वहाँ दिल्ली में है, वहाँ तक फैला हुआ है। और अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग कितना, 670 से 692 किलोमीटर क्या है, लंबी है। इसे इस वजह से फैक्ट्स तैयार करना है क्योंकि इस बार ये मुद्दा छाया रहा, ठीक है ना। इस वजह से अरावली से रिलेटेड, अरावली को आप लोग जान भी रहे हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में अरावली का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखिए तो दैट वन इज क्या, रेजिड्यूअल माउंटेन। ये हमारा कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है ना। पहले ब्लॉक माउंटेन हुआ करता था, नाउ इट इज
क्या रेजिडुअल माउंटेन, ये रेजिडुअल माउंटेन्स की श्रेणी में है और ये भारत ही नहीं विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, ठीक है ना। क्लियर, ये अरावली के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। आगे आइए, इसमें ये दिया भी हुआ है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था। ये प्रोटोजोइक एरा में हुआ था और लगभग 2.5 से 3.2 अरब वर्ष, ये पॉइंट जो है ये आपके पीसीएस में आ चुका है, 3.2 अरब वर्ष पहले, ठीक है ना, पूर्व ये आ चुका है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। उसकी सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर माउंट आबू, 1722, ठीक है ना, मीटर ऊंची है। इसी गुरु शिखर पे माउंट आबू पे कौन है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, एक मान सकते हैं। और किस तीर्थंकर के नाम से है ये ऋषभदेव, ठीक है ना, आदिनाथ। अच्छा, आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। उनकी पुत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम ब्राह्मी था। उनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम बाहुबली था। ब्राह्मी लिपि जो चली है वो उन्हीं के नाम पे चली है। और बाहुबली का मंदिर है कहाँ? गोमतेश्वर श्रवणबेल गोला, ठीक है ना, श्रवणबेल गोला, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर जैन लोगों का क्या चलता है? तीर्थ, वो कुंभ लगता है, ठीक है ना। जैन लोगों का क्या लगता है? कुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष पर। जैसे हमारे यहाँ कुंभ लगता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक 12 वर्ष पे वहाँ उन लोगों का एक कुंभ लगता है जैन धर्म का। कहाँ? आपका मैसूर, कर्नाटक, श्रवणबेल गोला, गोमतेश्वर मंदिर है, ठीक है ना, क्लियर। और बाहुबली की प्रतिमा वहाँ है ऊंची सी, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ये ध्यान में और रखिएगा कि जो गोमतेश्वर श्रवणबेल गोला है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ क्या किया था? संलेखना या संथारा प्रथा, ठीक है ना, क्लियर। उसमें क्या होता है कि अपनी इच्छा से, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं और शरीर का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। ये एक प्रथा है, किसमें है? आपका जैन धर्म में है, ठीक है ना। तो इस सब पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा, याद कीजिएगा। चलिए अगला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना, उस पर सहमति बनी है। और ये कब हुई है? अभी दिसंबर में हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर बातचीत की और इसके बाद समझौता वार्ता पूरा होने की घोषणा की। इसमें क्या है कि मेन क्या है ये जानिए कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में यह 7वां समझौता है जिसे अंतिम रूप दिया गया है। इससे पहले यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन मॉरिशस के साथ ऐसे समझौते हुए, ठीक है ना, क्लियर। आपने अगर वो देखा होगा जो हमने यहाँ आर्थिक समीक्षा भेजी थी, इकोनॉमिक सर्वे भेजा था, ठीक है ना, तो उसमें एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर किसी ने देखा होगा घर पे जा करके तो, ठीक है ना, नहीं देखा होगा तो कोई बात ही नहीं है, आज जा करके देखिएगा, ठीक है। या आखिरी में मैं उसको दिखा दूंगा आपको एक बार कि जितने भी हमारे भारत के साथ विभिन्न देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके क्या क्या नाम हैं और किन एग्रीमेंट्स के थ्रू हुए हैं, ठीक है ना, फ्री ट्रेड। जैसे सेपा है, सेका है। सेपा का मतलब क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक है सेका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ठीक है ना, क्लियर। एक है सेपसीए, मतलब क्या? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो कई सारे हैं, एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो किस देश के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है ये आपके एग्जाम में बखूबी पूछा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। पीसीएस जैसे इम्तहानों में ये चीज़ भरमार रहती है इकोनॉमिक्स सेक्शन में, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है? मोस्टली करंट अफेयर्स ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फैक्ट्स अब जमाना गया कि वो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछते थे कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब क्या पूछ रहे हैं? अब मोस्टली क्या पूछ रहे हैं? आपसे करंट पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस बच्चे का करंट तैयार है, इकोनॉमिक्स सेक्शन ज़्यादा तैयार है, तो अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इन लोगों के साथ हमारा क्या है? इन लोगों के साथ हमारे वो है क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आगे आइए, दिया है 5 आइज। 5 आइज में क्या?
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के साथ भी क्या हुआ है, एफटीए हुआ है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपसे यही पूछा जा सकता है 5 आइस कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है ना। 5 आइस कंट्रीज कौन सी हैं? तो 5 आइस कंट्रीज में आपका अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, ठीक है ना। इसके अलावा कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और कौन आता है, न्यूजीलैंड आता है, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, इसमें जो है आगे देख लिया जाए, इसमें इन मुद्दों पे है ये एग्रीमेंट। किन किन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस पे होता है? कृषि उत्पादों पे, डेयरी उत्पादों, कॉफी, मसाले, दाल, कुछ सब्जियां इत्यादि पे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये ध्यान में रखिएगा कि अभी रिसेंट जिसके साथ हुआ है दिसंबर में, ठीक है ना। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में दिसंबर माह में, ठीक, क्रिस्टोफर लक्सन जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। वह देश कौन सा है? तो कौन सा है? न्यूजीलैंड। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। इसे एक बार देखिएगा, इसमें और बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो लक्ष्य क्या है। न्यूजीलैंड की ओर से अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता क्या की गई है, व्यक्त की गई है। और समझौते के तहत आगामी 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज द्विपक्षीय व्यापार के 2 गुना होकर के कितना हो जाएगा, 5 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कितना, 15 वर्षों में 20 अरब, ठीक है ना। और गुड्स और सर्विसेज में कितना, 5 वर्षों में 5 अरब डॉलर, ठीक है ना। क्लियर? ये समझौता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आइए, बाकी है कितने प्रोफेशनल्स को, 5000 प्रोफेशनल्स, बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। बस ऐसे है। यहाँ देख लेते हैं, यह पहला ऐसा समझौता है जिसमें वार्ता में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख अधिकारी क्या थी, महिला थी। इस वजह से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर? इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल ही में, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए किसी देश के साथ समझौते हुए हैं, ठीक है ना, जिनमें ट्रेड एग्रीमेंट करते समय महिला भागीदारी 100% थी, ठीक है ना। तो कौन? न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है ना। और ये ध्यान में रखिएगा कि भारत की मुख्य वार्ताकार मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन रही हैं? पेटर डिल्लो, ठीक है ना। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, सभी प्रमुख अधिकारी कौन थी? महिलाएं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल ये इस तरह के उदाहरण आप जेंडर इक्वेलिटी का कोई भी अगर आप लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो या आंसर लिख रहे हो, उसमें ये डाल सकते हो, ठीक है ना। उसमें ये पॉइंट्स डाल सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है ना। आगे आइए, आगे दिया हुआ है गुजरात का टाइगर स्टेट पुनः बहाल, ठीक है ना। क्लियर? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि। गुजरात को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट, बाघधारी राज्य के रूप में 26 दिसंबर 2025 को क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, ठीक है ना। अभी तक टाइगर स्टेट का दर्जा किसको है? MP को है, ठीक है ना। क्लियर? किसको है? MP को है। यहाँ किसको पुनः दे दिया गया है? आपके गुजरात को। आगे आइए, यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, ठीक है ना, द्वारा लिया गया है। इसी NTCA के द्वारा बिग कैट अलायंस आया, ठीक है ना, जिसमें 7 प्रमुख बिल्लियों की प्रजातियां हैं। कितनी प्रमुख बिल्लियों की प्रजातियां हैं? 7 प्रमुख, ठीक है ना। NTCA, ठीक है ना। क्लियर? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, द्वारा लिया गया, जिसने राज्य के रतन महल अभ्यारण्य में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाणों के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ठीक है ना, एस्टिमेशन 2026 में क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो अभी पूछा जा सकता है, 2-3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये, रतन महल अभ्यारण्य, ठीक है ना, किस राज्य में है? आप बोलोगे गुजरात, एक प्रश्न ये बना। दूसरा, अभी हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में किस राज्य को
शामिल करते हुए, ठीक है ना, 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट के लिए घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो किसको? गुजरात को, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। आगे आइए, आगे यहाँ दिया हुआ है क्या कि गुजरात आखिरी बार वही 33 वर्ष पूर्व यानी 1989 में, ठीक है ना, राष्ट्रीय बाघ गणना में शामिल हुआ था, ठीक है ना। और 92 की बाघ गणना में फोटोग्राफी है, ये सब छोड़ दीजिए, तो ऐसे ही है। ये याद रखिएगा, रतन महल स्लॉथ डियर अभयारण्य, ये कहाँ है? ये गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। लेकिन मेनली बेसिकली ये कहाँ है? गुजरात में है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, यहाँ दिया विश्व के सबसे बड़े वन्य जीव सर्वेक्षणों में से एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई थी? इंदौर में। अगर ये भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला दिया हुआ है ध्रुव एनजी, ठीक है ना। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान, ठीक है ना। ये आपकी एक कंपनी है, रक्षा कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, ठीक है ना। क्लियर? उत्तर प्रदेश में HAL जो है आपका कानपुर में है, लखनऊ में, ठीक है ना। क्लियर? कहने का मतलब क्या कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव न्यू जेनरेशन, NG का मतलब क्या? न्यू जेनरेशन, ठीक है ना। न्यू जेनरेशन हेलीकॉप्टर ने पहली सफल उड़ान भरी है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न कैसे आएगा ये जानिए। प्रश्न आएगा कि ध्रुव NG हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस संस्था की, ठीक है ना, तो मतलब ये है हेलीकॉप्टर है, किस संस्था द्वारा निर्मित की गई है? आपका ऑप्शन कहीं रहेगा भाई, HAL है, ठीक है ना, NAL है, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या आपको दे सकता है इसरो दे सकता है, DRDO दे सकता है, ठीक है ना। दे आर फ्री फॉर आस्किंग एनीथिंग, ठीक। तो मतलब आप क्या लगाओगे यहाँ? HAL। और NG का फुल फॉर्म क्या है? न्यू जेनरेशन, क्योंकि भाई आजकल G वाला बड़ा पूछ लिया जाता है। जब 2G 3G चला था तो जनरली हर पेपर में G का फुल फॉर्म बताइए पूछ देते थे ऐसे। अब क्या है? NG है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे दिया हुआ HAL ने बताया कि यह पहली बार है कि किसी एरो इंजन को भारत में स्वदेशी उत्पादन के लिए DGCA, ठीक है ना, DGCA का मतलब डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से प्रमाणन मिला है, ठीक है ना। यह उपलब्धि फ्रांस की साफ्रान इंजन कंपनी, ये ध्यान में रखिएगा, फ्रांस की साफ्रान इंजन कंपनी जो है उसके साथ भारत के HAL का अनुबंध है, ठीक है ना। HAL का क्या है? अनुबंध है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। क्लियर? और साफ्रान इंजन कहाँ का? फ्रांस का है, के सहयोग और DGCA के समन्वय से संभव हो सका है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मतलब ओवरऑल क्या है कि ये जो ध्रुव NG है इसमें HAL है अलॉन्ग विथ किसके? अलॉन्ग विथ साफ्रान, कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है हवाई अरबपतियों के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया गया। सॉरी, अगरबत्तियों, अरबपतियों कह रहे हैं, ठीक है ना। अगरबत्तियों के लिए, ठीक है ना, अगरबत्तियों के लिए वही हम कह रहे हैं। अचानक से हमने देखा कि अरबपतियों को BIS से क्या काम, ठीक है ना। क्लियर? देखिए है क्या, अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित किया गया। ये कहाँ? BIS यानी क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक हाल ही में क्या किया है? सुनिश्चित किया है। मतलब यह मानक नया मानक है, IS इतना, ठीक है ना। मतलब 19412 और फिर उसके बाद 2025, क्योंकि 2025 में ही हुआ है, ये याद रहेगा आपको। इसे
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। पूछा जाएगा प्रश्न, अभी हाल ही में किस उत्पाद के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए BIS ने, ठीक है ना, पहला मानक अधिसूचित किया है? तो कौन सा? अगरबत्तियों के लिए। फिर क्या अधिसूचित किया है, वो नंबर आपको याद होना चाहिए। नंबर क्या? 19412, ठीक है ना, 194 फिर उसके बाद हमारा क्या, 2025 IS, ठीक है ना। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ईयर। और किस दिन? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के दिन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक देश है, ये भी एक फैक्ट आपको पता चला, ठीक है ना। भारत में पुजारी ज्यादा है, ठीक है ना, क्लियर भाई, जाहिर सी बात है, आस्था ज्यादा है, ठीक है ना। और भाई आस्था, अगरबत्ती हुआ, धूप बत्ती हुआ, इसी सबसे कायम है, ठीक है ना, क्लियर। तो आस्था के लिए अगरबत्ती का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, और लोग आस्था से जुड़े इसके लिए निर्यात भी होता है कि नहीं है? ठीक, चलिए आगे आइए। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक देश है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आ जाइए, आगे दिया हुआ है क्या, मानक के तहत निम्नलिखित कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है, ठीक है ना। एक एलेथ्रिन, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो मॉस्किटो कॉइल्स होते हैं, उस मॉस्किटो कॉइल्स में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो केमिकल है आपका एलेथ्रिन, ठीक है ना, ये कीटनाशक है, ठीक है ना। खासकर कौन नाशक है? मॉस्किटो नाशक है भाई, वही तो कहेंगे मॉस्किटोसाइड, ठीक, क्लियर भाई। जैसे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड है एक, मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो आपका क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट समझते हैं? इंसेक्ट, इंसेक्ट की परिभाषा क्या है? कीट। बताइए, स्कॉर्पियन इंसेक्ट है? किसने बोला यस सर? हम भी जाने। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, वो तो है ही, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। लेकिन क्या स्कॉर्पियन जो है यानी बिच्छू, वो कीट वर्ग में आता है? आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम, बट इंसेक्ट क्या है? एक क्लास है, वर्ग है, ठीक है ना। तो कैसे बिच्छू क्या है? इंसेक्ट है? नहीं है। नहीं है तो क्यों? है तो क्यों? ये बताइए। कितने लोग कहते हैं है? हाथ उठाइए। अच्छा, मकड़ी, मकड़ी, स्पाइडरमैन देखे ना, स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग है, वो कौन है? इंसेक्ट है ना। काहे है सर? एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग कूदता है, इस वजह से है। क्या है? इंसेक्ट है। अच्छा, आप बताइए। नहीं बता? कौन बताएगा? तुम बताओ बेटा। सर कीड़े मतलब सर उड़ते हैं। कीड़ा हम नहीं पूछे हैं, कीड़ा यानी वर्म, कीट यानी इंसेक्ट। पेट वाले कीड़े मतलब लीवर वर्म हो गया, वो लीवर फ्लूक हो गया। कीड़ा अलग है, वो हिंदी में वो अलग चीज हो जाती है, यहाँ कीट कहते हैं। तो कीट, कीट की पहचान सर उड़ने की क्षमता। उड़ने की क्षमता। आर्थ्रोपोडा का विभाजन काहे हुआ है? किसके बेस पे हो रहा है? नेट पे ना सर्च करें, ठीक। आर्थ्रोपोडा का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? आर्थ्रोपोडा का विभाजन किसके आधार पर हुआ है? ठीक, नहीं, अब हम सर उसके कैरेक्टरिस्टिक आइए दिखा देते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। जरा सा एक ब्रीफ हम दे देते हैं, ठीक। जैसे दिया हुआ है, ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं? कई सारे क्लास हैं। आर्थ्रो का मतलब समझते हैं क्या होता है? ज्वाइंट,
ठीक, प्लस पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है ना, अपेंडेजेस। जॉइंट का मतलब क्या होता है, जुड़े हुए। अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग। क्या होता है, उपांग। उपांग का मतलब भाई जो चलने फिरने में कार्य आ रहे हैं, दैट वन इज यूजफुल फॉर मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट होता है उसकी वजह से। तो जॉइंटेड अपेंडेज। मच्छर देखिए, मच्छर का पैर देखिए जरा, टूटा सा लगेगा, एक ऐसे 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 जुड़े हुए लगेंगे, है। मकड़ी का देखिए पैर ऐसे लगेगा, बिच्छू का देखिए वो भी ऐसे टूटा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है। क्रैब आ जाइए, केकड़ा, केकड़ा भी आर्थ्रोपोडा है, वो कैसा लगता है, वो भी टूटा लगता है कि नहीं लगता है, क्रैब, ठीक। क्रैब के अलावा आपके पेलियोमॉन, झींगा जिसको कहा जाता है, जिसको प्रॉन कहा जाता है, पेलियोमॉन या प्रॉन। तो प्रॉन भी आप देखो, टूटा हुआ पैर है ना, कॉकरोच टूटा हुआ पैर, यानी टूटा नहीं कहेंगे, ज्वाइंटेड लेग, जुड़े हुए, ठीक है ना, कई टुकड़ों में जुड़े हुए। समझ में आ गया। तो आर्थ्रोपोडा का जो विभाजन हुआ वो पैरों के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, पैरों। पहला जो है हमारा वो विभाजन हुआ है, जानते हैं किस पे, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस पर हुआ है, क्रस्टेशियंस है, ठीक। एक है माइलियापोडा, एक है इंसेक्टा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके हुए हैं। उतना डेप्थ में आपको नहीं जानना है, मेन आप इंसेक्टा हम बता रहे थे। यहाँ आपके पास कई सारे हैं ऑप्शंस। एक है हमारा स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, एक है हमारा क्या, एक है हमारा स्पाइडर, एक है हमारा मॉस्किटो, एक है हमारा कॉकरोच, ठीक, एक है हमारा हनी बी, एक है हमारा प्रॉन, PRAWN, प्रॉन, एक है हमारा क्रैब, केकड़ा, एक है हमारा हनी बी हो गया, हाउस फ्लाई, ठीक। इसके अलावा आपका वो हाउस फ्लाई, दीमक, दीमक, टर्माइट, टर्माइट, ठीक, टर्माइट। इनके अलावा सब नहीं आएगा। हाँ, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, गुड, ग्रॉस हॉपर, ठीक है ना, ग्रॉस हॉपर, ग्रॉस हॉपर। इसके अलावा है टिड्डा, वही हो गया ग्रॉस हॉपर, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारे, एक और कौन, आंट, ठीक है ना, आंट, आंट यानी चींटी, मच्छर, मॉस्किटो तो है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोडा है, लेकिन इसमें डिफाइन है, अलग अलग है, पैरों के आधार पर बांट दिया है। अब आपको एक वर्ड में बताऊंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें से आप बता दो इंसेक्ट कौन से, इसमें से इंसेक्ट कौन से, मॉस्किटो, मॉस्किटो है, ये भी है ना, ये भी है, ये ध्यान में रखिए, ये दोनों नहीं है। क्यों, ये है इंसेक्ट, क्लास का नाम होता है इंसेक्टा, इसका अनदर नेम है हेक्सापोडा, जिसके पैर हो 6, जिनके 6 पैर होंगे वही क्या होगा, इंसेक्ट होगा, ठीक है ना, क्लियर, वही क्या होगा, इंसेक्ट होगा, ठीक। इनके अलावा कोई इंसेक्ट नहीं है, ठीक। अब इनमें अगर आएंगे आप, इन दोनों में, तो इन दोनों के 8 पैर हैं, 4 जोड़ी। स्कॉर्पियन के आप जाइएगा, मकड़ी पकड़िएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मच्छर पकड़िएगा, 1 2 3 4 5 6, 7वां नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्लियर। तो जितने इंसेक्ट होते हैं ये ध्यान में रखिएगा, कितने पैर, 6 पैर, उनको कहा जाता है हेक्सापोडा, उनको क्या कहा जाता है, हेक्सापोडा। और ये जो हैं ये हमारे इंसेक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर।
और ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब क्या? जलीय। जलीय। ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों यस सर। प्रॉन और क्रैब, ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। अब इनमें से एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसमें, ठीक है ना, आपका ठीक लेबर डिवीजन पाया जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर जिसको सर कहा जाता है। उसमें कॉकरोच। डिवीजन डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच। इतने एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं, सर, ऑप्शन इन्हीं में है। सर कॉकरोच। हैं? कॉकरोच। कॉकरोच क्यों? चींटी में क्यों? भाई सबके पीछे लॉजिक है ना, अगर बताइए तो क्यों डिवीजन ऑफ लेबर पाया जा रहा है? यानी हिंदी में कहते हैं श्रम विभाजन। हिंदी में क्या कहते हैं? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इनमें से कौन सा है? ये ध्यान में रखिएगा। एक है हमारा कौन? एक हमारा है आंट, ठीक है ना? एक है हमारा हनी बी और एक है हमारा टर्माइट। इन तीनों में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। कारण है, इनमें क्या होता है, इनकी अपनी एक सोशल सोसाइटी होती है, और सोशल जब सोसाइटी होती है तो आप खुद जानते हैं कि सबके समाज में अलग अलग काम बटे रहते हैं। लोहार क्या करेगा? लोहे वाला काम करेगा, ठीक है ना? लेबर क्या करेगा? मजदूरी वाला काम करेगा। राजा क्या करेगा? राज चलाएगा। यही तो होता है, ठीक? तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। इसमें रानी मक्खी भी होगी, यस सर। लेबर मक्खी भी होगी, इसी तरह इसमें भी, ठीक है ना? क्लियर? तो मतलब सबका काम बटा हुआ है, ठीक है ना? तो ये क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब श्रम से, सबका श्रम बटा हुआ है कि इन्होंने ये काम करना है, इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, ठीक है ना? तो ये तीन उदाहरण हैं, ध्यान में रखिएगा। इन तीनों में क्या पाया जाता है? श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक है ना? क्लियर? तो चलिए इतना फैक्ट जान लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सर हाँ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीव फाइलम आर्थ्रोपोडा के हाँ, आर्थ्रोपोडा के ही हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जो है स्पीसीज अगर देखा जाए तो किसकी है? आर्थ्रोपोडा की ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है? सर कॉर्डेटा के भी हैं? कॉर्डेटा के भी हैं। कॉर्डेटा के मतलब ये इनवर्टिब्रेट्स में आएगा, इनवर्टिब्रेट्स में आएगा। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब अकशेरुकी में, जी सर। ठीक है ना? अकशेरुकी में क्या क्या आता है? प्रोटोजोआ से शुरू होता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है ना? फिर उसके बाद हमारे हेलमिन्थ्स आते हैं। हेलमिन्थ के बाद हमारा आ जाता है एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इतने आते हैं। और उसके बाद फाइनली आप उसमें आ जाओगे वर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट्स में 5 होते हैं स्पीसीज, यानी मत्स्य वर्ग। उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब क्या? उभयचर, ठीक है ना? और उसके बाद हमारा उभयचर के बाद कौन आता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स के बाद कौन आता है? मैमल्स। मैमल्स आते हैं, एवीज आते हैं, पक्षी वर्ग। एवीज। और पक्षी वर्ग के बाद कौन आता है? मैमल्स आते हैं। उसको भी 1 मिनट समझ ही लीजिए जरा, जब बात चली है तो जान लीजिए। जैसे जानिए, यहाँ दिया हुआ है, आपने एक टर्म सुना होगा, इवोल्यूशन, उद्विकास जिसको कहा जाता है, कहा गया है, ठीक? इवोल्यूशन। और फिर आपने सुना होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब समझ रहे हैं? उत्परिवर्तन। एक है उद्विकास और एक है उत्परिवर्तन, दोनों में अंतर है। अंतर जानते हैं क्या होता है? अगर कॉन्टिन्यूअस बदलाव हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस चेंज,
तो वो हमारा इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर। और हमेशा डेवलपमेंट के फॉर्म में होगा। लेकिन म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज सडन चेंज, अचानक से बदलाव। जैसे आपको किसी ऐसे जगह पे छोड़ दिया गया जहाँ प्राकृतिक रूप से आप में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया, मतलब वहाँ के आप वहाँ अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, टेम्परेचर के कारण, एक्सरेज के कारण, कई कारण होते हैं। ठीक है ना, वेरियस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन म्यूटेशंस। ठीक है ना। अब जरा इवोल्यूशन में अगर आए तो सबसे पहले उत्पत्ति, देखो सब चीज़ साइंस से जुड़ी हुई है, सारी चीज़ जुड़ी हुई है, इवन आपके वेद उपनिषद सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है ना। अब आइए, पहला हमारा क्या है? स्पीसीज है, PISCES, स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब कौन? मत्स्य दिया हुआ है। दूसरा हमारा है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर। तीसरा हमारा होता है कौन? रेप्टाइल्स। ठीक है ना, रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले, जिनको हम लोग कहते हैं सरीसृप। ठीक है ना। उसके बाद एवीज यानी पक्षी वर्ग। और फिर हमारे आ जाते हैं कौन? मैमल्स। ठीक, यानी स्तनधारी। ठीक है ना, स्तनधारी। अब आगे आइए, जैसे ये हमारा ओवरऑल दिया हुआ है। अब आप देखो इवोल्यूशन जरा, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में हुई। ठीक, विष्णु जी के 10 अवतारों में पहला अवतार कौन? मत्स्य अवतार। पुराणों में भी सबसे पहला पुराण कौन? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन? मत्स्य पुराण। ठीक है ना, क्लियर। आप देख लो, यहां भी क्या है? मत्स्य। ठीक है ना। सबसे पहले उत्पत्ति जो हुई वो कहां? जल में। ठीक है ना, जल में था। क्लियर। आगे आइए, मछली है। मछली इसका उदाहरण, यानी इसके उदाहरण डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस है। ठीक है ना, फिश आ गई मत्स्य वर्ग में। कविता हम लोग पढ़े हैं, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मतलब टोटली एक्वेटिक। टोटली क्या? एक्वेटिक है, जलीय। ठीक है ना, क्लियर। इस पे आइए, उभयचर। उभय का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? स्थल और जल दोनों। मतलब क्या? टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थल, स्थलीय। और ये क्या हो गया? जलीय हो गया। ठीक है ना। कॉमन है, कॉमन यानी हिंदी में अगर आप मैथ्स में लेते हो कॉमन यानी उभयनिष्ठ लेते हो। कॉमन यानी कॉमन क्या? दोनों में जो हो। ठीक है ना। तो जल में भी है और थल में भी। इनमें आएगा क्या? फ्रॉग। मेढक क्या है? मोस्टली आपका कहाँ रहेगा? मतलब ठीक दोनों में रहेगा, जल में भी रहेगा और थल पे भी रहेगा। ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, इस पे आ जाते हैं रेप्टाइल्स पे। अगर हम लोग रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं तो रेप्टाइल्स हमारे कहाँ हैं? रेप्टाइल्स आओ, जल में है भाई, है। सांप पाए जाते हैं कि नहीं? इसमें कौन कौन आते हैं रेप्टाइल्स में, ये जान लीजिए। पहले उदाहरण जानना बहुत जरूरी है, तुरंत आप कैरेक्टरिस्टिक आ जाओगे, पता चल जाएगा। पहला जानिए, पहले आते हैं स्नेक्स। स्नेक्स के बाद क्रोकोडाइल या एलिगेटर। ठीक है ना, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। टर्टल भी। उसके बाद टर्टल या आपका टॉर्टोइस। ठीक है ना, टॉर्टोइस। इनके अलावा लिजर्ड्स, छिपकली। ठीक है ना, क्लियर। अब आइए जरा इनके उदाहरण देखिए। स्नेक पानी में भी है
सर आपका स्थल पे भी है स्नेक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी है। इनके अलावा ये पेड़ों पे भी चढ़ रहे हैं, जी सर मतलब ऊंचाई को छूना चाहते हैं, अपने हैबिटेट में इवोल्यूशन ले आ रहे हैं। आप इसका एक और उदाहरण देख लो, किसमें? लिजर्ड लिजर्ड में। लिजर्ड पानी में तो नहीं है, मोस्टली किस पे है? नमी वाले स्थानों पर, जमीन पे है। और कहाँ है? ऊपर, थोड़ा ऊपर जा रही है कि नहीं? तो यहाँ इवोल्यूशन देखने को मिला कि नहीं मिला? अभी तक हमारा क्या था? ये टोटल जल, ये जल और स्थल, और यहाँ क्या है? जल, स्थल और थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक। आपकी एक लिजर्ड है जिसका नाम है ड्रैको, पढ़िएगा। ड्रैको को हम लोग कहते हैं फ्लाइंग लिजर्ड। क्या कहते हैं? फ्लाइंग लिजर्ड। ये ड्रैको है, ठीक है ना? ये ड्रैको है। सर इसके विंग्स भी होते हैं, हैं? विंग्स भी होते हैं इसके। किस पे? ये ड्रैगो के विंग्स होते हैं, पंख। विंग्स नहीं है, तब भी विंग्स हल्के फुल्के, मतलब डेवलप हैं हल्के फुल्के। ठीक। इसमें दरअसल विंग्स का मतलब क्या हो जाता है? यहां हो जाता है मॉडिफाइड 4 लिम्स। उसके 4 लिम्स होते हैं जो विंग फॉर्म में डेवलप करे जाते हैं, ठीक है ना? आगे आइए। तो ये ड्रैको है, ड्रैको का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना? ड्रैको इज फ्लाइंग लिजर्ड। हैं? कौन सा? अब ये हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम। फिलहाल में अभी क्या जान रहे हैं हम लोग इसको जान रहे थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपिंग एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर। कैसे चलते हैं? ऐसे स्पाइरल मोड में चलेंगे, जहां भी चलेंगे ऐसे चलेंगे, क्रीप करते हुए, क्रीपिंग मोड में। आप कछुए को भी देखो, थोड़ा ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना? और ऊपर के सरफेस जो होंगे वो रफ होंगे। आप स्नेक को देखो, स्केल्स लगे रहते हैं। टॉर्टॉइस को देखो, कछुए को, तो ऊपर एक शेल लूमा बना हुआ है, और भी तमाम चीजें हैं, है कि नहीं है? तो मतलब ऊपर खुरदुरा रहेगा। गिरगिटान देख लीजिए, ठीक है ना? तो ये सब क्या है हमारे? ये सब इसमें आ जाएंगे। अब आ जाइए एवीज पर। पक्षी कहाँ कहाँ है भाई? जल में है कि नहीं है? हैं? क्यों, डक नहीं है? ठीक है ना? डक पक्षी है, हंस है पक्षी है, ठीक है ना? क्लियर? इनके अलावा स्थल पर है मुर्गा मुर्गी दुनिया भर के, देख ही रहे हैं आप, ठीक? और स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, कहाँ? ऊपर, ठीक है ना? क्लियर? तो ये क्या हुआ? ये भी इवोल्यूशन हुआ। यहां भी क्या है? इवोल्यूशन। ऑल बर्ड्स, ठीक है ना? कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी होती है, कुछ क्या होती है? फ्लाइटलेस बर्ड होती है। फ्लाइटलेस बर्ड भी हमारी होती है। अच्छा, इनके उड़ने का कारण क्या होता है? उड़ने का कारण होता है स्पंजी बोन्स, ठीक है ना? या पोरस बोन्स। ठीक। पोरस का मतलब छिद्रित, पोर होते हैं भाई बोन्स में। या जब स्पंज देखा है, स्पंज में भी क्या होता है? पोर्स होते हैं, होते हैं कि नहीं? छिद्र होते हैं। तभी आप पानी में डालोगे तुरंत क्या हो जाता है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं कर लेता है? तो पोरस बोन्स होते हैं। मतलब ये ना समझिएगा कि हम चिड़िया बनना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तो अपने हड्डियों को हम क्या करवा लें, ठीक है ना? पोर उसमें करवा लें, तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है ना? या जो ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है ना, मरीज हो, वो अब उड़ने की क्षमता रखता हो, ऐसा ना सोचने लगिएगा, ठीक है ना? रिसर्च कहीं भी इसे प्रूफ नहीं करता है, ठीक है ना? आगे आइए। स्पंजी बोन्स या पोरस बोन। और दूसरी एडेप्टेबिलिटी क्या है कि इनका जो 4 लिम्ब है उसको हम लोग कहते हैं विंग्स। विंग्स पूछा, ये प्रश्न पूछा भी गया है, वो व्हाट आर विंग्स, ठीक है ना? विंग्स क्या है? तो दीज आर मॉडिफाइड 4 लिम्स, मतलब रूपांतरित
अग्रपाद है, ठीक है ना, रूपांतरित अग्रपाद कहा जाता है, अगला पैर। भाई ये क्या है, हम लोग ने डिवीजन कर लिया ना कि ये हाथ है ये पैर है, लेकिन जानवरों में इसको क्या कहा जाता है, लिम्स कहा जाता है, ठीक है ना, कि लिम्ब होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, पैर होते हैं। गाय को कहीं हाथ होती है, कुत्ते को कहीं हाथ होता है, भाई 4 लिम्स हैं यानी पैर मान लिए गए, ठीक है ना। तो ये मॉडिफाइड 4 लिम्स, ये जो है विंग्स जो होते हैं ये रूपांतरित हो जाते हैं किसमें, पंख में, मतलब ये जो 4 लिम्ब है, ठीक है ना, रूपांतरित है। तो वही ये 2 एडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से चिड़िया क्या हो जाती है, लाइट इन वेट। आप भी खाना वाना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, पंख लगा लीजिए, बोन को छिद्रित करवा लीजिए, कीड़ा खाइए। थॉमस एडिशन ने यही तो किया था, ठीक है ना, क्लियर। अभी ये कीजिए और फिर छत्ते पे चढ़ जाइए और फिर वहां से छलांग लगाइए, ठीक है ना, यू बिकम बर्ड, ठीक, आप चिड़िया हो गए, ठीक। आगे आइए, तो यहाँ इवोल्यूशन आपको देखने को मिला, पहले पूर्णतया जल, फिर उसके बाद जल थल, उसके बाद जल थल पेड़ दीवाल, ठीक, और उसके बाद जल थल नभ। आइए मैमल्स, मैमल्स में कौन आता है, ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक। ह्यूमन कहाँ कहाँ जल में है कि नहीं है, मैमल है कि नहीं है, भाई व्हेल है, सी काऊ है, सी काऊ, ठीक, जैसे डुगोंग कह रहे हैं, ठीक। इनके अलावा जमीन पे आइए, कुत्ता बिल्ली सब। आज मैमल जो है जल थल नभ तो छोड़िए, कहाँ, चंद्रमा पे भी पहुंच गया, वहां जमीन लेने को सोच रहा है कि नहीं है, मतलब मंगल पे कॉलोनी बन रही है, जिसको अलॉटमेंट करवाना हो करवाए, ठीक है ना। तो ये क्या है, दैट पर्टिकुलर इज इवोल्यूशन, इसको हमने क्या कहा, इवोल्यूशन कहा, ठीक है ना, ये इवोल्यूशन, ठीक। तो ओवरऑल इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं। अच्छा एक चीज और इसमें से पूछा जाता है वार्म ब्लडेड, और ये पूछा जाता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक। एक है वार्म ब्लडेड, एक है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं समतापी और यहां कहते हैं विषमतापी। कौन से समतापी है, कौन से विषमतापी है। वार्म ब्लडेड किसे कहते हैं, गर्म खून, मतलब सर जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब उस एनवायरनमेंट में ढाल ले, उस एनवायरनमेंट में ढाल ले, वो गर्म, चलिए वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड सर अडॉप्ट नहीं कर पाते एनवायरनमेंट को, डेड हो जाते हैं। गुड, हम सोचे ये बताएंगे जो चौराहों पे मार करते हो, नहीं सर, तो मतलब समझिए वार्म ब्लडेड, ठीक है ना, नेतागिरी कर रहे हो वार्म ब्लडेड, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। दे अडैप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है ना, वो अपने को टेम्परेचर के हिसाब से क्या कर देते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने को ही ले लीजिए, गर्मी का मौसम आया टी शर्ट पे आ गए, ठीक है ना, क्लियर। बरसात का मौसम आया छतरी ले लिए, मतलब ठंडी का मौसम आया श्रिंकिंग कर लिए, श्रिंकिंग यानी सिकुड़ गए, ठीक है ना, क्लियर। ठंड चली गई, भाई श्रिंकिंग प्रोसेस क्या है, एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए, मतलब अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो उसको रेसिस्ट करने के लिए, यही तो है श्रिंकिंग प्रोसेस, ठीक है ना, क्लियर। सेम यही प्रोसेस जानवर भी करते हैं। लेकिन अब चलिए ये तो डिफाइन हो गया कि मैमल्स हमारे क्या हैं, वार्म ब्लडेड, W लिख दीजिए, W यानी वार्म ब्लडेड और C यानी कोल्ड ब्लडेड। व्हाट अबाउट पक्षी, पक्षी क्या है, सर वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड काहे वार्म ब्लडेड है, सर वो भी तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, हैं, वो भी तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग,
ढाल लेते हैं। जैसे हमारे साथ एनवायरनमेंट में है तो सही कह रही है। क्या है, ये भी हमारा वार्म ब्लड है। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों जो हमारे हैं, ये तीनों हमारे किस में आएंगे? कोल्ड ब्लड। ये हमारे तीनों कोल्ड ब्लडेड में आएंगे। अब देखो मछली, ये कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या, ये उन्हीं इन्वायरमेंट में रह सकती हैं जिनके अनुकूल ये बनी हैं। जी सर। जैसे मछली केवल जल के लिए, अडेप्टेबिलिटी कहाँ है? जल। तो केवल और केवल कहाँ रहेंगी? जल में। हाथ लगाओगे डर जाओ, बाहर निकालो तो बाहर निकाले तो तुरंत क्या, ऐसा थोड़ी ना बाहर निकालोगे तो हम आज़ादी से घूम लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और मनुष्य को कहीं भी दे दीजिए भाई, 5 दिन तक अगर ऑक्सीजन के साथ भेज दीजिए, पानी के अंदर भी डालेगा, रहेगा कि नहीं, है कि नहीं है? तो ओवरऑल हर परिस्थिति में वो रह सकता है। लेकिन मछली कह दीजिए बाहर आ जाओ भाई, ऑक्सीजन एकदम खुली मिल रही है, तो क्या रहेगी? नहीं रहेगी। इस पे आ जाइए एम्फीबियंस में, मेढक भी छिपे स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर रहते हैं, देखा होगा। कोल्ड ब्लडेड, ईटा उठाते ही क्या आया? मेढक निकल आया। क्लियर भाई, जो उठाए तो पता चला मेढक कूद रहा है। ठीक, ऐसे आप कह दीजिए कि क्लास में मेढक चल जाए, कह दिया हमने अखिल भारतीय मेढक सम्मेलन हो रहा है, आओ भाई, इनविटेशंस बांट दिया हमने, तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। उसमें आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रोसेस पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुसुप्ता अवस्था। क्या पाया जाता है? सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। सुसुप्ता का मतलब क्या? मतलब हाइबरनेट हुए रहते हैं, जब उनका वो पैसिव फेज रहता है। ठीक है ना? क्लियर। और जब एक्टिव फेज आता है, बरसात का मौसम, आ जाते हैं। ठीक है ना? यही सेम चीज आपके इनमें भी है, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स भी हमारे क्या रह रहे हैं? हाइबरनेट रह रहे हैं। ठीक है ना? छिपे स्थानों पे रहते हैं। पता चला रॉड के अंदर देखा तो छिपकली बैठी हुई है, किया बिल के अंदर कहाँ है? सांप है। ठीक, या पानी के अंदर रह रहा है, तो पानी में भी एकदम खुले में नहीं रह रहा है। ठीक है ना? छिपे ऐसे रहते हैं। तो ओवरऑल क्या, ये भी हमारे क्या है? कोल्ड ब्लडेड। इनको भी कह दीजिए अखिल भारतीय सांप सम्मेलन हो रहा है, आ जाओ भाई, इनविटेशन है। आएगा? नहीं आएगा। तो ओवरऑल ये हमारा क्या हो गया? ये इनका डिवीजन हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? चर्चा ज्यादा चल गई आई थिंक। ठीक है ना? अब आ जाते हैं उस पर, इसे थोड़ा सा वो करिए।